नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डीएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट से संबंधित जो उसमें भाषा से संबंधित जो दो पेपर होते हैं, एक तो भाषा प्रथम और भाषा सेकंड। जो भाषा प्रथम है, जो अधिकतर लोग हिंदी चुनते हैं, उसका मैंने ये मॉडल पेपर तैयार किया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, आप इस मॉडल पेपर को वीडियो के माध्यम से हल करके अपना मूल्यांकन देख सकते हैं। दोस्तों, अपने जितने भी मित्र जो रीट की तैयारी करें उनके साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके इसका निर्माण किया है। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपको जो रीट का एग्ज़ाम देना होगा उसमें यह एक अपठित गद्यांश आता है। इस गद्यांश से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, व्याकरण से संबंधित 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आगे हम इस मॉडल पेपर में आपसे हल करवाएंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह गद्यांश बहुत बड़ा है, इसको पढ़ूंगा तो मैं भी 1-2 मिनट खर्च होगा और वीडियो बड़ा बन जाएगा, इसलिए आप इसे अपने मोबाइल से ज़रूर पढ़ें। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, पति पत्नी में कौन सा समास है? दोस्तों, पति पत्नी में द्वंद्व समास है, लेकिन यहाँ पर द्वंद्व समास न देकर द्वंद्व समास के जो भेद होते हैं वो दिए गए हैं। तो दोस्तों, हम एक एक की चर्चा करते हैं। पहला है समाहार द्वंद्व। दोस्तों, समाहार द्वंद्व का अर्थ होता है किसी सभी चीज़ों की बजाय एक ही चीज़ को बोल देना, जैसे चाय वाय। तो चाय, ये वाय कोई शब्द नहीं, तो चाय के लिए चाय आदि, पानी वानी तो पानी आदि। इतर द्वंद्व होता है जिसमें दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, जैसे माता पिता। जैसे पति पत्नी, तो पति पत्नी में भी कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास का इतर, क्योंकि पति पत्नी दोनों अलग अलग शब्द हैं। और तीसरा है एक शेष द्वंद्व, जिसमें एक ही शेष रहता है, जैसे लाभ हानि। लाभ या हानि दोनों में से एक ही चीज मानी जाएगी। लाभ और हानि दोनों एक साथ नहीं हो सकती, इसलिए इसमें एक शेष द्वंद्व। बहुव्रीहि में तीसरा पद प्रधान होता है। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे, मैं आपको हर चीज़ का विश्लेषण करके दिखाऊंगा। दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, गौरव शब्द में कौन सा पढ़ते हैं? इसमें ऑप्शन फर्स्ट है वह, ऑप्शन बी औ, और ऑप्शन सी रव, और ऑप्शन डी अ। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि इसका हम अगर विश्लेषण करेंगे तो इसमें मूल शब्द है गुरु। दोस्तों, गुरु में रू में छोटी मात्रा होती है, क्योंकि गुरु के कभी गांठ नहीं होती। और इसमें पढ़ते हैं अ। जिस शब्द में अ प्रत्यय जुड़ता है उसका प्रथम वर्ण दीर्घ हो जाता है, और इसमें जो ऊ की मात्रा लगी होती है वह में बदल जाता है। इस प्रकार ऊ का ओ हो गया, और इस रू वाले ऊ का वह हो गया। इस प्रकार इसमें वह बन जाएगा, और इसमें कौन सा पढ़ते हैं अ। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, उज्ज्वल शब्द में कौन सी संधि है? दोस्तों, उज्ज्वल शब्द में व्यंजन संधि है। इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा उद्दन ज्वल। दोस्तों, उज्ज्वल इस प्रकार लिखा जाता है, इसमें 2 हलंत वाले ज और ये सब शुद्धि में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, दाम्पत्य शब्द में कौन सी संज्ञा है? दोस्तों, जिस शब्द में यह प्रत्यय लगता है वह भाववाचक संज्ञा बन जाती है, इसलिए दाम्पत्य शब्द में भी भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों, इसमें मूल शब्द है दंपत्ति। दंपत्ति का अर्थ होता है पति पत्नी का जोड़ा, और इसमें यह प्रत्यय लगाने के बाद जिस शब्द में अ प्रत्यय लगता है, ठीक उसी प्रकार यह प्रत्यय लगने के बाद भी शब्द का जो आगे का भाग होता है वो चेंज हो जाता है। तो दाम्पत्य में यह प्रत्यय लगाने के बाद द का दा बन जाएगा, और त हलंत वाला हो जाएगा, और यह बन जाएगा इसका। इस प्रकार दाम्पत्य में भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, दर्शन शब्द में कौन सा वचन है?
दोस्तों दर्शन शब्द में हमेशा बहुवचन होता है। कुछ शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में होते हैं, जैसे दर्शन हो गया, होश, आंसू, लहर, प्राण आदि शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, राजा का विलोम होगा। दोस्तों ऑप्शन ए है प्रजा, बी रानी और सी मंत्री और डी सभी। दोस्तों राजा का विलोम प्रजा भी होता है, रानी भी होता है और मंत्री भी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। ये तीनों ही राजा के विलोम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रामायण में केवल यही दिखाया गया है, रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है। दोस्तों इस एग्जाम में एक पर्सन पदबंध से संबंधित भी आता है। पदबंध होता है कि वो वाक्य का वह भाग जो कहाँ बंद हुआ है वो किस में हुआ है, संज्ञा में हुआ है या विशेषण में हुआ है, क्रिया में हुआ है, क्रिया विशेषण में हुआ है। दोस्तों दिखाया गया है, यहाँ पर हमें रेखांकित किया गया है, तो दिखाया गया है ये क्या है, क्रिया, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी क्रिया पदबंध। इसमें क्रिया पदबंध है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, निम्नलिखित में से मुहावरा नहीं है। ऑप्शन ए टकासा मुंह लेकर रह जाना, बी थूक कर चाटना और सी अंधे के हाथ बटेर लगना, डी चांदी का जूता मारना। दोस्तों टकासा मुंह लेकर रह जाना, इसका अर्थ होता है लज्जित होना। ऑप्शन बी है थूक कर चाटना, इसका अर्थ होता है बिल्कुल सरासर बेईमानी करना। और ऑप्शन सी है अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका अर्थ होता है अयोग्य व्यक्ति के हाथ किसी अच्छी चीज प्राप्त हो जाना। और ऑप्शन डी है चांदी का जूता मारना, जिसका अर्थ होता है रिश्वत लेना। दोस्तों हम मुहावरे को इस प्रकार पहचानते हैं जिसमें बाद में ना शब्द जुड़ा होता है, वो हमें अधिकतर मुहावरा ही होता है, लेकिन इसमें चारों ऑप्शंस में ना जुड़ा है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी अंधे के हाथ बटेर लगना, यह एक लोकोक्ति है और ये तीनों बचे हुए मुहावरे हैं। दोस्तों समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, माँ ने कहा बड़ों का आदर करना चाहिए, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है। दोस्तों यह विराम चिन्ह का टॉपिक अभी नए सिलेबस में जुड़ा है और इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ऑप्शन ए योजक चिन्ह, ऑप्शन बी है विवरण चिन्ह, ऑप्शन सी है निर्देशक चिन्ह और ऑप्शन डी है उद्धरण चिन्ह। दोस्तों योजक चिन्ह होता है जो दो शब्दों को जोड़ता है, जिसे हम डैश भी कहते हैं अंग्रेजी में, वो थोड़ा छोटा होता है। और विवरण चिन्ह होता है जो इस प्रकार का होता है, जो हम किसी चीज़ के बारे में विवरण करते हैं वहाँ लगाया जाता है। निर्देशक चिन्ह होता है जो डैश से थोड़ा बड़ा होता है, जो किसी हमारे द्वारा कहे गए कथन के लिए लगाया जाता है, जिससे कुछ वार्तालाप वगैरह आते हैं उनमें यह इसका अधिकतर प्रयोग किया जाता है। और उद्धरण चिन्ह होता है जिसे हम कोमा कहते हैं, जो दो प्रकार का होता है, एक तो ये वाला दोहरा उद्धरण चिन्ह और एक एकरा उद्धरण चिन्ह। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, इस चिन्ह के बारे में पूछ रहे हैं तो इसका राइट आंसर होगा सी निर्देशक चिन्ह, क्योंकि माँ ने कहा इसके लिए निर्देश कर रहे हैं ये कि बड़ों का आदर करना चाहिए। दोस्तों आप समझ ही गए होंगे चारों ऑप्शंस के। पायलट साहब अच्छे नेता हैं, आप राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। दोस्तों जो आप शब्द दिखाई दे रहा है रेखांकित है, उसमें कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए मध्य पुरुष वाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है निजवाचक सर्वनाम और ऑप्शन सी है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी है निश्चयवाचक सर्वनाम। दोस्तों आप जो शब्द होता है इसका 3 सर्वनामों में प्रयोग किया जाता है, मध्यम पुरुषवाचक में और निजवाचक में और अन्य पुरुषवाचक में। दोस्तों मध्यम पुरुष जो दूसरा पुरुष होता है, जिसे मैं किसी से बोल रहा हूँ कि आप खाना खाओ, तो ये मध्यम पुरुष हो गया। निजवाचक जैसे मैं अपने खुद के लिए बोलूँ, मैं अपने आप चला जाऊँगा। और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें हम न तो प्रथम पुरुष के बारे में बोलते हैं न मध्यम के, और अन्य के बारे में बोलते हैं जो वहाँ पर नहीं होता है। जैसे जो हम किसी की जीवनी सुनाते हैं, जैसे महात्मा गांधी बहुत अच्छे इंसान थे, आप हमारे राष्ट्रपिता भी हैं, तो यहाँ पर जो आप शब्द का उपयोग किया गया है वो हमारे पास नहीं, इसलिए आप में कौन सा सर्वनाम होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर होगा सी, क्योंकि जो
हम पायलट साहब के बारे में बोल रहे हैं, वो हमारे पास नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन शुद्ध शुद्धि का भी आएगा। अभयारण्य, दोस्तों अभेदन अरण्य, अभय का अर्थ होता है जहाँ पर भय नहीं लगता हो, अरण्य का अर्थ होता है जंगल, जो जहाँ पर बिना भय वाला जंगल हो उसे अभयारण्य कहते हैं। यह सही है। इसमें दीर्घ संधि है। दुरावस्था, दुर्वस्था, इसमें दुर उपसर्ग है और अवस्था शब्द, ये भी सही है। तीसरा है अत्यधिक और चौथा है गति अवरोध। दोस्तों इसका विच्छेद करेंगे तो होगा गति धन अवरोध। इसमें यण संधि है, यह भी सही है। और सी वाला है जो ये गलत है, यह है अत्यधिक। दोस्तों इसमें अति उपसर्ग है और अधिक है, दोनों को मिलाएंगे तो इसमें भी गुण यण संधि होगी, लेकिन इसमें अत्यधिक आएगा, अत्यधिक नहीं आएगा यहाँ पर, तो मात्रा के कारण ये अशुद्ध है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, असंगत पर्यायवाची है। दोस्तों एक क्वेश्चन पर्यायवाची से संबंधित आएगा। इसमें मैंने आपको 4 पर्यायवाची दिए हैं, आपके चारों पर्यायवाची क्लियर हो जाएंगे। पहला है कामदेव। दोस्तों मनोज पंचसर, ये कामदेव के पर्यायवाची हैं। मनोज का अर्थ होता है जो मन में जन्म लेता है, और पंचसर का अर्थ होता है जिसके, पंचसर का अर्थ होता है बाण, जिसके पास 5 बाण हो। दोस्तों ये कामदेव वाला भी सही है। दूसरा है कपड़ा, कपड़ा का पर्यायवाची है वसन और अंबर। दोस्तों ये भी सही है, कपड़ा का पर्यायवाची वसन और अंबर होता है। दोस्तों अंबर का अर्थ आकाश भी होता है और अंबर एक सुगंधित पदार्थ भी होता है। तीसरा है अश्व, अश्व का सेंधव गोटक, ये दोनों पर्यायवाची से हैं। गोटक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा घोड़ा, और सेंधव शब्द है इसमें मूल शब्द है सिंधु। इसमें अ प्रत्यय लगाने के बाद सेंधव होगा। दोस्तों डी है अग्नि, अग्नि जिसमें जिसे हम आ कहते हैं। कर्षण इसका पर्यायवाची है। दोस्तों जो अनिल है ये इसका पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि अनिल हवा का पर्यायवाची होता है। दोस्तों अग्नि का पर्यायवाची होता है अनल, ये इसका राइट आंसर है। दोस्तों आपको एक क्वेश्चन में 4 पर्यायवाची क्लियर हो गए होंगे, और वो भी विश्लेषण के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, जो बहुत कीमती हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। दोस्तों ये भी नया टॉपिक जुड़ा है हमारी सिलेबस में। जो बहुत कीमती हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अमूल्य, मूल्यवान, बहुमूल्य या मूल्यहीन। दोस्तों जो बहुत कीमती है उसे बोलेंगे बहुमूल्य। अमूल्य का अर्थ होता है जिसका कोई मूल्य नहीं हो, और मूल्यवान का अर्थ होता है जो मूल्यवान हो। मूल्यहीन का अर्थ होता है जिसका कोई मूल्य, मतलब मूल्य से हीन हो। तो इसका राइट आंसर होगा बहुमूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, निम्नलिखित में से असंगत है। दोस्तों एक काल से संबंधित क्वेश्चन से, यदि पढ़ लेता तो नौकरी लग जाता। इसमें है हेतु हेतु मध्य भूतकाल। दूसरा है रमेश खजूर खा रहा है, इसमें है अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा है लॉकडाउन में भी बहुत सी शादियां हो रही थी, अपूर्ण भूतकाल। चौथा है शायद कल तक निमंत्रण आ जाए, संभाव्य वर्तमान काल। दोस्तों आप भी अपने वीडियो को देखते हुए इनका क्वेश्चन, इनका आंसर अपने मन में सोचे। यदि पढ़ लेता तो नौकरी लग जाता। दोस्तों हेतु हेतु मध्य भूतकाल, यह इसका सही आंसर है। इसमें हेतु हेतु मध्य भूतकाल है, क्योंकि इसमें शर्त दी गई है भूतकाल में कि यदि पढ़ लेता तो अभी वर्तमान काल में नौकरी लग जाता। दूसरा है रमेश खजूर खा रहा है। दोस्तों रहा है इसका मतलब कंटिन्यू, लगातार चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इसमें अपूर्ण वर्तमान काल है। लॉकडाउन में भी बहुत सी शादियां हो रही थी। दोस्तों हो रही थी, अभी नहीं हो रही, इस प्रकार यह भी एक अपूर्ण काल है। अगर रहा है आ जाएगा तो अपूर्ण वर्तमान काल है, और रही थी आ जाएगा तो अपूर्ण भूतकाल है। डी है शायद कल तक निमंत्रण आ जाए। दोस्तों कल तक भविष्य के लिए बोल रहा है, तो इसमें वर्तमान काल नहीं होगा, संभाव्य भविष्यत काल होगा।
अगर इसमें होता शायद आज निमंत्रण आ जाए, तो इसमें संभाव्य वर्तमान काल होगा। लेकिन इसमें शायद कल तक निमंत्रण आ जाए, भविष्य के लिए बोल रहा है, तो संभाव्य भविष्यत काल होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। अभी मैं धीरे धीरे खाने लग गया हूँ। नहीं, अब मैं धीरे धीरे खाने लग गया हूँ। इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण उसे कहते हैं जो क्रिया की भी विशेषताएं दिखाते हैं। ये एक अव्यय के प्रकार है। दोस्तों क्रिया विशेषण अव्यय के भी 4 प्रकार है जो चारों ऑप्शनों में दिए गए हैं। इनमें से आपको पहचानना है कि इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण अव्यय है। दोस्तों जो आपको धीरे धीरे दिखाई दे रहा है, ये एक क्रिया विशेषण अव्यय है। दोस्तों काल से संबंधित जो अव्यय होते हैं उनमें काल बोधक अव्यय, और स्थान से संबंधित जिनमें स्थानवाचक स्थान बोधक अव्यय, और परिणाम जो रिजल्ट से संबंधित होते हैं उसमें परिणाम बोधक अव्यय, जो रीति से तरीका ढंग से होते हैं उनमें रीति बोधक अव्यय होते हैं। दोस्तों यहाँ पर धीरे धीरे एक चलने का रीति है, तरीका ढंग, तो इसमें डी ऑप्शन रीति बोधक क्रिया विशेषण अव्यय होगा। दोस्तों ये हमारे व्याकरण के 15 क्वेश्चंस पूरे हो गए। अब हैं शिक्षण विधियों से संबंधित क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16। जो बच्चा जितना जल्दी बोलना सीखता है वह उतना ही जल्दी सीखता है पढ़ना, लिखना, हंसना, सोचता है। पढ़ता है या लिखता है, हंसता है या सोता है। दोस्तों जो बच्चा जितना जल्दी बोलना सीखेगा ना, वो उतना ही जल्दी सोचना भी सीखेगा। क्योंकि जब बच्चा बोलना सीख जाता है तो उसकी जिज्ञासा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वह सोचने लगता है। वह अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए सोचता है। इसलिए बच्चा जो जितना जल्दी बोलेगा वह उतने जल्दी सोचेगा, उसमें तर्क शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। सुलेख से तात्पर्य है। दोस्तों आप इसके उपसर्ग को देखकर ही पता कर सकते हैं। सु का अर्थ होता है अच्छा, सुंदर, और लेख का अर्थ होता है लिखना। दोस्तों इसे पता करते हैं। ऑप्शन ए है स्वयं से लिखा हुआ लेख, ऑप्शन बी सुना हुआ लेख, ऑप्शन सी सुंदर लेख, ऑप्शन डी लेख की सुंदर कल्पना। इसका राइट आंसर होगा सी, क्योंकि आपको इसके शब्द से ही पता चल सकता है कि सुलेख का क्या अर्थ होता है। दोस्तों एक और होता है अनुलेख, जो किसी विषय वस्तु को देखकर लिखने को अनुलेख कहते हैं। और एक और होता है श्रुतलेख, किसी बात को सुनकर लिखना श्रुतलेख कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। रमेश पढ़ते समय अनेक बार अटकता है। उसे पढ़ने में कठिनाई होती है। उसकी समस्या मुख्यतः डैश डैश से संबंधित है। रिक्त स्थान है, मतलब यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन ए बुद्धि लब्धि, बी है डिसलेक्सिया, और सी है डिस्ग्राफिया, डी है पठन अरुचि। दोस्तों एक बच्चा है रमेश जो बार बार अटकता है पढ़ने में, और पढ़ने से संबंधित उसमें कठिनाई है। दोस्तों यह एक अधिगम नियोगिता है। अधिगम से संबंधित कठिनाई होती है जो बहुत सारे बच्चों में पाई जाती हैं। एक तो पढ़ने से संबंधित, एक लिखने से, एक जो गणितीय संक्रिया है उनसे उनको हल करने से संबंधित। दोस्तों इसमें पढ़ने से संबंधित जो कठिनाई होती है उसे बोलते हैं हम डिसलेक्सिया, और जो लिखने से संबंधित होते हैं उसे डिस्ग्राफिया, और जो गणित से संबंधित होते हैं उसे बोलते हैं डिसकैलकुलिया। ये अक्सर अधिक बच्चों में पाए जाते हैं, जो मतलब जिन बच्चों में पाए जाते हैं उनका ये नाम है। डिसलेक्सिया से पठन से संबंधित, डिस्ग्राफिया लेखन से संबंधित, और डिस्कैलकुलिया गणितीय संक्रियाओं से संबंधित। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्र पाठ्य पुस्तक की शोभा बढ़ाते हैं, अनावश्यक जगह घेरते हैं, संकल्पना का स्पष्टीकरण करते हैं, परंपरा का निर्वहन करते हैं। दोस्तों पाठ्य पुस्तक की कोई शोभा नहीं बढ़ाते हैं जो, और अनावश्यक जगह भी नहीं घेरते हैं, परंपरा का भी निर्वहन नहीं करते हैं। ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी, क्योंकि जो पाठ्य पुस्तक में जो चित्र होते हैं उनको देखकर बच्चों की जिज्ञासा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो जानने की कोशिश करते हैं कि ये चित्र क्या है, इसलिए उनकी जो संकल्पना होती है वो स्पष्ट हो जाती है चित्रों को देख देख कर। वो किसी चित्र को देखकर दूसरी चित्र का मिलान कर लेते हैं। जैसे किसी पशु का चित्र देखकर, प्रत्यक्ष रूप से पशु को देखकर
उनका मिलान कर लेते कि यह वह पशु है और उनकी संकल्पना स्पष्ट हो जाती है। दोस्तों पाठ्य पुस्तक में छोटे बच्चे हैं प्राथमिक स्तर के, उनकी पाठ्य पुस्तकों में चित्रों का समावेश होना जरूरी है, क्योंकि चित्रों से वह बहुत कुछ सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, शिक्षण अधिगम सामग्री के चयन का आधार होना चाहिए। ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, बी समाजशास्त्री सिद्धांत, सी वैज्ञानिक सिद्धांत, डी प्राकृतिक सिद्धांत। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, क्योंकि हम किसी भी शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करते हैं तो उसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का चयन के अनुसार चयन करते हैं। जैसे उसमें रुचि का सिद्धांत हो, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत हो, और जितने भी जो अधिगम के लिए सिद्धांत हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता, रुचि का सिद्धांत और लोचशीलता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, सभी प्रकार के सिद्धांत उसमें लागू होने चाहिए, जिनसे बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम हो सके। इस प्रकार प्रत्येक शिक्षण अधिगम सामग्री के चयन के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का होना जरूरी है, उसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है। दोस्तों आपको पता होगा कि विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में होगी। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में विचारों की अभिव्यक्ति नहीं होती। दोस्तों निबंधात्मक क्वेश्चंस में विचारों की अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि निबंध जो लिखते हैं उसमें हम हमारे विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। दोस्तों वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस में इसका एक ही आंसर होता है, इसलिए हम इसमें हमारे विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। लघुरात्मक क्वेश्चंस जिसकी 3-4 लाइनें होती हैं इसके उत्तर की ओर, अति लघुरात्मक इसमें 1 लाइन्स होती है। और जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस होते हैं उसमें विकल्पों में से एक को चुनना होता है, इसका सिर्फ एक ही आंसर होता है। यह सबसे ज़्यादा विश्वसनीय क्वेश्चंस होते हैं, सबसे ज़्यादा विश्वसनीयता इनमें पाई जाती है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में। इसमें हम हमारे विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। और निबंधात्मक क्वेश्चंस होते हैं जो विश्वसनीय नहीं होते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, संज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर है। दोस्तों जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं उनके जो 3 प्रकार होते हैं, एक तो संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, जो शिक्षा शास्त्री BS बलोम ने दिए थे। उनमें जो संज्ञानात्मक हैं उसके भी 5 भाग हैं, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। दोस्तों जो मूल्यांकन है उसका अंतिम भाग, अंतिम स्तर है और यह सबसे ज़्यादा उच्च स्तर है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा मूल्यांकन। दोस्तों ज्ञानात्मक जो उद्देश्य हैं वो BS बलोम ने दिए थे, और जो भावात्मक थे वो खतरवाल ने, और जो क्रियात्मक थे वो सिम्पसन ने दिए थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से 23वां, नैदानिक तथा उपचारात्मक शिक्षा की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए। जो बच्चे में कमी होती है, उपलब्धि परीक्षण के बाद बच्चे में जो कमी नजर आती है उसका हम निदान करते हैं कि किस जगह पर कमी है और फिर उसका उपचार करते हैं। तो यह प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए, जब तक छात्र चाहे। यह गलत है कि छात्र चाहेंगे तब तक नहीं चलेगा, जब तक अध्यापक चाहे, यह भी गलत है। जब तक विद्यालय में समय मिले, यह भी नहीं हो सकता है, क्योंकि विद्यालय में तो समय रहता है, पढ़ाने के लिए तो विद्यालय बनाए गए हैं। जब तक छात्र का पिछड़ापन दूर न हो, यह इसका राइट आंसर है कि जब तक बच्चे में अन्य बच्चों के समान अधिगम ना हो सके और उसका पिछड़ापन दूर ना हो सके, जब तक यह प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। दोस्तों निदानात्मक प्रक्रिया में बच्चे की कमी देखी जाती है कि उसके किस क्षेत्र में कमी है और उसका फिर उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। जिस प्रकार डॉक्टर एक रोगी को देखकर कि उसमें किस प्रकार की बीमारी, फिर उसका उपचार करता है, ठीक इसी प्रकार यह प्रक्रिया चलती है। यह भी एक औषधि शास्त्र से लिया गया शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 24, दल शिक्षण का सुझाव कब दिया गया। दोस्तों दल शिक्षण का सुझाव कब दिया गया। ऑप्शन ए 1956, 1954, 1961 और ऑप्शन डी है 1955। दोस्तों 1955 में दल शिक्षण का सुझाव दिया गया था। यह अमेरिका में दिया गया था। दोस्तों दल शिक्षण में शिक्षकों का एक दल होता है जो सभी शामिल होकर किसी एक विषय वस्तु को पढ़ाते हैं। वो एक ही विषय से संबंधित होते हैं सभी शिक्षक,
और सभी अलग अलग इकाइयों को अपने ज्ञान के अनुसार अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हैं। इसलिए इसमें शिक्षकों का ही दल होता है, वो भी एक ही विषय से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, भाषा की प्रकृति की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए भाषा अर्जित संपत्ति है, ऑप्शन बी है भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, ऑप्शन सी है भाषा पैतृक संपत्ति है, ऑप्शन डी है भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। दोस्तों भाषा अर्जित संपत्ति होती है क्योंकि भाषा को हम अर्जित करते हैं, हम वातावरण से सामाजिक वातावरण से भाषा को अनुकरण के माध्यम से अर्जित करते हैं और अभ्यास करते करते उसको हम हमारे जो अभ्यास करते करते हम उसका विकास कर लेते हैं। इस प्रकार भाषा अनुकरण द्वारा भी सीखी जाती है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, इसका उत्तर भी सही है। भाषा सामाजिक प्रक्रिया, बिल्कुल, हम जो हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम है वही भाषा है, इसलिए हम समाज में किसी दूसरों से बात करते हैं तो वो भी एक भाषा है, इसलिए इसे सामाजिक प्रक्रिया भी कहते हैं। भाषा पैतृक संपत्ति है, इसका राइट आंसर ये होगा भाषा पैतृक संपत्ति नहीं, क्योंकि हम जन्मजात भाषा को नहीं साथ लेकर नहीं आती, वो वंशानुगत नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, डाल्टन विधि के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए डाल्टन, बी मॉन्टेसरी, सी मिस पार्कहर्स्ट, डी कोल्डवेल। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, डाल्टन विधि की प्रवर्तक कुमारी हेलेना पार्कहर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से शिक्षण सूत्र नहीं है। ऑप्शन ए संपूर्ण से अंश की ओर, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष से परोक्ष की ओर, ऑप्शन सी ज्ञात से ज्ञात की ओर और ऑप्शन डी सामान्य से विशिष्ट की ओर। दोस्तों ऑप्शन ए संपूर्ण से अंश की ओर, ये भी एक शिक्षण सूत्र है, क्योंकि हम किसी चीज़ को पहले संपूर्ण देखते हैं और फिर उसके छोटे छोटे अंशों में बांटकर उसका अध्ययन करते हैं। यह जो गेस्टाल्ट थ्योरी है उससे संबंधित भी है, उन्होंने भी संपूर्णता समग्रता का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन बी है प्रत्यक्ष से परोक्ष की ओर। दोस्तों ये भी सही है, क्योंकि हम किसी चीज़ को पहले प्रत्यक्ष सीखते हैं और जब उसको हम क्लियर कर लेते हैं तो वह उसके बारे में हम परोक्ष मतलब अप्रत्यक्ष भी सोच सकते हैं और सीख सकते हैं। तीसरा है ज्ञात से ज्ञात की ओर, बिल्कुल ये भी एक शिक्षण सूत्र है, क्योंकि हम जब किसी चीज़ को पहले ज्ञात से ज्ञात की ओर सीखते हैं, जब वो हमारे सामने होते हैं तो हम सीख जाते हैं और फिर उसके अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। जैसे हमको गिनती याद है तो हम जो जोड़ बाकी हैं वो सीख जाते हैं, क्योंकि गिनती एक ज्ञात चीज़ है और उनसे ही एक अज्ञात आगे बढ़कर जोड़ बाकी सीख जाएंगे। और ऑप्शन डी है सामान्य से विशिष्ट की ओर, यह गलत है। हम विशिष्ट से सामान्य की ओर सीखते हैं, क्योंकि जब बच्चा विद्यालय जाता है तो वह जो वर्णमाला सीखता है वो उसके लिए एक विशिष्ट ज्ञान है, सामान्य नहीं है। अगर वो सामान्य होता तो वो घर पर भी सीख सकता था। इसलिए हम जब भी शुरुआत करते हैं विद्यालय में तो हर चीज़ हमारे लिए विशिष्ट होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी, यह विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलने वाला शिक्षण सूत्र है, सामान्य से विशिष्ट की ओर नहीं चलता है। यह निगमन विधि का है और यह आगमन विधि का, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, प्रोजेक्ट एक समस्यात्मक कार्य है, इसका समाधान उसके प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए ही किया जा सकता है, यह किसकी परिभाषा है। दोस्तों जो प्रोजेक्ट विधि है उससे संबंधित यह परिभाषा है। दोस्तों प्रोजेक्ट विधि की जो जॉन डीवी हैं उनके प्रयोजनवाद से संबंधित है प्रोजेक्ट विधि, यह उनके शिष्य किलपैट्रिक ने दी थी प्रोजेक्ट विधि, इसको प्रयोजन विधि भी कहते हैं। और जो इसके बारे में ये परिभाषा दी है ये स्टीवेंसन ने दी है, यह स्टीवेंसन की परिभाषा है कि प्रोजेक्ट एक समस्यात्मक कार्य है जिसका समाधान उसके प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए ही किया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां, निम्नलिखित में से मूल्यांकन का गुण नहीं है। वैधता, वस्तुनिष्ठता, विभेदकारिता, कठिनता। दोस्तों कठिनता इसका गुण नहीं है। दोस्तों वैधता, जब हम किसी भी, जैसे मैंने ये मॉडल पेपर बनाया है तो अगर मैं सिलेबस से
अदरवाइज कुछ चीज़ इसमें डालता हूँ तो यह वैध नहीं है। जो सिलेबस में दिया गया है उसके बाहर में किसी और अन्य व्याकरण से संबंधित इसमें कोई प्रश्न जोड़ता हूँ तो ये वैध नहीं है। जिस चीज़ के लिए मैंने मॉडल पेपर बनाए वही चीज़ इसमें डलनी चाहिए, तब यह एक वैध मूल्यांकन है, मूल्यांकन माना जाएगा। वस्तुनिष्ठता दोस्तों, वस्तुनिष्ठता वैकल्पिक प्रश्न होते हैं उनमें पाई जाती है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक ही उत्तर होता है। दोस्तों यह सबसे ज़्यादा विश्वसनीय प्रश्न होते हैं। और तीसरा है विभेदकारिता। दोस्तों विभेदकारिता, क्योंकि हम जब विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ पर 3 प्रकार के बालक पाए जाते हैं, एक तो निम्न स्तर और एक मध्यम स्तर और एक उच्च स्तर। तो तीनों की बुद्धि लब्धि को ध्यान में रखकर प्रश्न पत्र बनाया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, इसलिए उसे विभेदकारिता कहते हैं। कठिनता का कोई गुण नहीं पाया जाता है। आप इन तीनों को भी समझ गए होंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, ये हमारा लास्ट अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? दोस्तों भाषा को ग्रहण करने के लिए कुछ सिद्धांत भी है। जो ऑप्शन ए रुचि जागृत करने का सिद्धांत, ऑप्शन बी प्रेरणा का सिद्धांत, ऑप्शन सी अस्वाभाविकता का सिद्धांत, ऑप्शन डी व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। दोस्तों रुचि जागृत करने का सिद्धांत यह भी भाषा शिक्षण का सिद्धांत है, प्रेरणा का सिद्धांत और व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। दोस्तों जब तक आप बच्चों में रुचि जागृत नहीं कर सकते हैं तब तक वो कुछ भी अधिगम नहीं कर पाएगा। थॉर्नडाइक ने भी अपने अधिगम के नियम में रुचि का सिद्धांत दिया है। प्रेरणा का सिद्धांत, दोस्तों अध्यापक को सबसे ज़्यादा एक प्रेरणादायक होना चाहिए बच्चे के लिए, उसको हमेशा प्रेरित करना चाहिए ताकि वो डीमोटिवेट नहीं हो सके और अधिगम कर सके। क्योंकि प्रेरणा के बारे में जो भी प्रेरणा उसके बारे में स्किनर ने भी कहा है कि अधिगम अभिप्रेरणा का सर्वोच्च राजमार्ग है। अधिगम करवाने के लिए प्रेरणा बहुत जरूरी है। और डी है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। दोस्तों व्यक्तिगत हर बच्चे में अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं, क्योंकि सभी बच्चे समान नहीं होते हैं, इसलिए उन सभी की बुद्धि लब्धि के अनुसार हमें अध्ययन करवाना चाहिए। ये व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है, यह भी भाषा शिक्षण का सिद्धांत है। और ऑप्शन सी है जो इसका राइट आंसर होगा, अस्वाभाविकता का सिद्धांत। यह कोई सिद्धांत नहीं है, इसकी जगह में होगा स्वाभाविकता का सिद्धांत, क्योंकि बच्चों के स्वभाव के अनुसार उनको अध्ययन करवाना चाहिए। यह अस्वाभाविकता का सिद्धांत नहीं है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। आज हमारे 30 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। दोस्तों आपको कैसी लगी ये टेस्ट सीरीज मॉडल पेपर? मैंने खुद मेहनत करके बनाए आपके मित्रों के साथ। दोस्तों आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है, जो आप सब एक वादा करेंगे अपने आप से कि हम पर्यावरण के प्रति सचेत रहेंगे और पर्यावरण आप हर वर्ष कम से कम 2 पौधे लगाएंगे। यह आज आप सब वादा करेंगे। दोस्तों अगर पर्यावरण नहीं बचाएं तो हम भी नहीं बचेंगे। अभी जो कोरोना महामारी है इसमें ऑक्सीजन की कितनी कमी आई है। हमारे गाँव में तो नहीं आई लेकिन शहरों में कितनी आई, इसलिए गाँव में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे। दोस्तों धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। आप अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें जो रीट जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं।